जय हिंद क्लास एट्थ। आज हम लोग द इनविजिबल वर्ल्ड में एक आगे की सीरीज की तरफ जाने वाले हैं। इससे पहले हमने सारी चीजें पढ़ ली है ना, कि अगर मान लो कि मेरे को एक इनविजिबल वर्ल्ड देखना है, वो चीजें जो मेरे को अपनी आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, तो हमने इससे रिलेटेड माइक्रोस्कोप की जर्नी के बारे में देखा था कि माइक्रोस्कोप की क्या क्या जर्नी रही है, उसके कैसे कैसे इन्वेंशन रहे हैं। और जब एक बार हमने उनके इन्वेंशन देख लिए, तब फिर हमने मतलब क्या कहते हैं कि सेल के बारे में देखा। हमने वो सेल बाउंड्रीज देखी जिसमें हमने डेड सेल के बारे में देखा रॉबर्ट हुक के द्वारा, जिसमें हमने कॉर्क सेल को देखा था जो एक हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर बना रहा था। फिर हमने मतलब क्या कहते हैं कि फिर हमने कुछ एनिमल क्यूज के बारे में देखा जो तुम्हारे लॉन वीहॉक ने तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं अपने उनके खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के थ्रू हमने देखा था। फिर जब हमने ये सारी चीजें पढ़ चुकी थी, तब हमने समझ लिए थे कि यार जितने भी तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सब के सब तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सेल से मिलकर बने हुए हैं। अब वो जो सेल है, वो जो ऑर्गेनिज्म है, अगर मान लो कि सिंगल सेल से बना होता था, तो हम लोग उसको बोलते थे कि सिंगुलर ऑर्गेनिज्म, एक तरीके से ना ये हो गया। और अगर मान लो कि अगर वो तुम्हारा मल्टी सेल से बनकर रहता था, तो हम लोग उसको बोल देते थे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देते थे। ये हो गया था सिंपल सा। फिर हमने देखा था कि यार अगर मान लो कि हमने अगर जितने भी सेल हमने देखे, चाहे वो तुम्हारे यूनिसेलुलर हो मल्टी सेलुलर हो, अगर एक सिंगल सेल कभी भी उसका उठा के देखते थे और माइक्रोस्कोप में देखते थे, तो फिर हमें उसकी आउटर बाउंड्री में बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं कि हमें उसकी सेल वॉल पता चल जाती थी। अगर वो प्लांट सेल है, अगर मान लो कि वो एक फंगस है, बैक्टीरिया है, तो वहां भी सेल वॉल पता चल जाती थी। लेकिन वो सेल वॉल किसकी बनी होती थी? तुम्हारी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती थी। ये हमें समझ में आ गया। फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं कि फिर हमने देखा था कि कैसे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म का क्या रोल होता है, इसी में हमने मतलब क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी पता कर लिया था। साइटोप्लाज्म के बाद फिर हमने पता किया था कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं न्यूक्लियस का क्या रोल होता है। जब ये मेन बाउंड्रीज हमने पता कर ली थी, तब हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू से फिर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तुम्हारे मतलब वो सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो तुम्हारे एक सेल को मतलब क्या कहते हैं एक फंक्शन देते हैं, काम करवाते हैं, कि ताकि तुम्हारा सेल काम कर सके, तुम्हारी एक बॉडी काम कर सके, तुम जितने भी तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, वो सारी चीजें हो सके, वो सारे इन सब सेल ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हो जाया करते थे। ठीक है, वेरी गुड। आज का हमारा टॉपिक बस केवल ऐसा है कि हम देखेंगे कि यार हमारे जितने भी सेल हैं ना, जितने भी सेल्स हैं, उन सेल में कहीं ना कहीं हमको एक वेरिएशन देखने को मिलता है। मतलब कि मेरी जो आंख के सेल होंगे वो मेरी हाथ के सेल से डिफरेंट होंगे। मतलब उनका शेप और साइज जो है वो आपको एक डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं, और यूजली जब ये होते हैं तो इनके फंक्शंस भी काफी बार कैसे हो जाते हैं तुम्हारे, डिफरेंट हो जाते हैं। क्योंकि जो तुम्हारी शेप होती है, किसी भी सेल की शेप है, वो उसके फंक्शन और उसके लोकेशन को बहुत अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करती है। तो चलो और सबसे पहला शेप लेते हैं, एक इरेगुलर शेप, मतलब कि कोई शेप है ही नहीं। तो यार ऐसा कौन सा सेल है, जैसे मान लो कि मैं अमीबा की बात कर देता हूँ, या फिर मैं व्हाइट ब्लड सेल की बात कर देता हूँ। ध्यान से देखो इस व्हाइट ब्लड सेल को। ये व्हाइट ब्लड सेल क्या कर रहा है, तुम्हारे बैक्टीरिया की तरफ जा रहा है ना, उस बैक्टीरिया को खाने की कोशिश कर रहा है, उसको इनगल्फ भी कर लिया, खा भी लिया। तो अगर मैं इसको बोलूं कि यार ये जो मतलब क्या कहते हैं कि ये जो आपका व्हाइट ब्लड सेल है, क्या ये व्हाइट ब्लड सेल का कोई शेप है? तो नहीं है। यूजली व्हाइट ब्लड सेल आपका स्फेरिकल शेप का तो होता है, लेकिन ये यूनिफॉर्मली नहीं होता। ये आपका कभी भी चेंज हो सकता है, वो एटमॉस्फेयर के बेसिस पे। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ यार, व्हाइट ब्लड सेल का जो आपका शेप होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर होता है। ठीक ऐसे ही आपका अमीबा हो गया। अमीबा जब आपका फूड को कैच करता है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पिसिडोपीडिया, है ना, या सीडोपीडिया भी बोल देते हैं इसको कुछ लोग, है ना। तो इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं कि बड़े आराम से आपका जो सेल है वो मतलब क्या कहते हैं कि किसी भी चीज को एक्वायर कर सकता है। ठीक है। तो अभी जैसे इसको देखो ध्यान से, है ना, ये अभी आपको सब पता चल जाएगा। इसमें वीडियो क्यों नहीं चल रही, एक सेकंड को। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी इसमें मैं वीडियो दिखा दूंगा। ये वही वाली वीडियो है अमीबा वाली, जिसमें मतलब क्या कहते हो कि पैरामीशियम को खा रहा होता है ना। तो जैसे वो पैरामीशियम को खा लेता है, तो हमको पता चल जाता था कि हाँ यार, ये तो देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहा है। अगर जैसे मान लो उसको मैं डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा, तो मान लो कि जैसे पहले ये अमीबा था, इसके पास कोई फूड आया, ये पास में फूड आया, तो वो क्या करेगा कि इस बार फूड के अराउंड वो अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगा। ऐसे करके मतलब क्या कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगा। तो ये फिंगर है, और फिर धीरे धीरे क्या 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 कर लेगा, उसको इनगल्फ ही कर लेगा, है ना, ऐसे करके उसको इनगल्फ कर लेगा। तो ये जिस मेथड के थ्रू इसने अपने शेप और स्ट्रक्चर को बदला, ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ देखो,
भाई मेरा जो शेप है वो कैसा हो रखा है, मेरा इरेगुलर शेप हो रखा है ना। कैसा शेप हो रखा है मेरा, इरेगुलर शेप हो रखा है। तो भैया क्या मतलब सारे सेल आपके इरेगुलर शेप के होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। काफी सारे ऐसे सेल होते हैं, मैक्सिमम सेल कैसे होते हैं आपके, स्फेरिकल शेप के होते हैं, मतलब कि एकदम गोल आकार के होते हैं। अगर जैसे उसमें से एग्जांपल लिया जाए तो वो हो जाएगा आपका एक्स सेल हो जाएगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि आप इसके बिना मतलब क्या कहते हैं कि एक बेबी फर्टिलाइज नहीं हो सकता। जो इसमें आप देख रहे हो ना इलोंगिनेटेड सेल टाइप का आपको ये जो दिख रहा है, ये आपका स्पर्म सेल है, जो कि आपका मतलब क्या कहते हैं कि मेल बॉडी रिप्रोडक्टिव पार्ट से निकलता है। और जो आपको इतना बड़ा मतलब क्या कहते हैं गोले का आकार का जो आपको दिख रहा है, ये आपका एक्स सेल है, जो मतलब क्या कहते हैं कि फीमेल के पास होता है, जिसको ओवम भी बोलते हैं, है ना। और जब ये तुम्हारा स्पर्म सेल और जब आपके एक्सेल के साथ अंदर जाता है, तब आपका सेल फर्टिलाइज होता है, और जब एक बार आपका फर्टिलाइज हो जाता है, तब वो आपका जाइगोट में कन्वर्ट होता है। फिर जाइगोट के बाद फिर आप देखते हो कि आपका एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है, और फिर एम्ब्रायो के बाद फिर आपका एक प्री मेच्योर बेबी बन जाता है ना। कैसे बन जाता है, प्री मेच्योर बेबी बन जाता है। और ये फर्टिलाइजेशन की जितनी भी जर्नी है, ये हमने क्लास 7th में भी हमने मतलब क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट में भी पढ़ाया था। ये तो तुम देख पा रहे हो कि देखो, हाँ भैया, जो आपका मतलब क्या कहते हैं कि एक वो वाला सेल है जो मतलब क्या कहते हैं कि गोल सा है, वो एक एक्सेल है। और जिसमें स्पर्म सेल है वो कैसा हो रखा है, वो आपका इलोंगनेटेड हो रखा है। इलोंगनेटेड मतलब क्या होता है, खींचा हुआ ना, है ना। जैसे ये इलोंगनेटेड है, ये कैसा है आपका खींचा हुआ है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा स्पेलिंग में तो इलोंगनेटेड, है ना, ये हो गया आपका इलोंगनेटेड सेल हो गया। तो ये उसका शेप है, ये हो गया। ठीक ऐसे ही अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि एक ऐसा सेल है जो कि आपका स्पिंडल शेप का हो रखा है। स्पिंडल शेप मतलब समझे कैसे, मतलब कि थोड़ा सा इस तरीके का, है ना। ये भी कैसा हो रखा है, खींचा हुआ है, मतलब कि जैसे दो दो पन्ना पकड़ो, या फिर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि कुछ भी मतलब क्या कहते हैं कि एक लचीली सी रोटी पकड़ो, है ना। जैसे रोटी को पकड़ोगे, घसीटोगे, इधर से घसीटोगे, इधर से घसीटोगे, तो वो खींच के मतलब क्या कहते हैं कि कुछ ऐसी हो जाएगी, है ना, कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक ऐसे अगर तुम सेल को ध्यान से देखोगे, तो इन सेल में भी तुमको देखो ऐसे खिंचा खिंचा आपको दिखाई दे रहा होगा। सेंटर में आपको न्यूक्लियस ऐसे दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो ये तो मसल सेल यूजली कितने टाइप के होते हैं, 3 तरीके के सेल होते हैं। तो अभी मैं वो तुमको बताऊंगा कि 3 तरीके के सेल कैसे होते हैं। स्टेरिएटेड होते हैं, है ना, इस तरीके से मैं तुमको बताऊंगा। फिर तुमको कार्डियक मसल बताऊंगा, स्मूथ मसल्स बताऊंगा, स्केलेटन मसल बताऊंगा, उनके अंदर जो पार्ट होते हैं। क्लास 9th में भी आ गए ये सारी चीजें। तो अभी बस केवल इतना जानो कि हाँ भैया देखो, ये आपका मतलब क्या कहते हैं कि मसल है। मसल के अंदर ये आपके मसल फाइबर्स है, और उस मसल फाइबर के अंदर पाए जाने वाले जो सेल है, जिनका जो शेप हो रखा है वो आपका कैसा हो रखा है कि एकदम स्पिंडल शेप का हो रखा है। और इन्हीं स्पिंडल शेप की वजह से हमारी बॉडी जो होती है बड़े आराम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एक्सपैंड कर सकती है ना। कभी भी मसल हमारा नीचे दब सकता है, कभी भी एक्सपैंड हो सकता है। तो इसकी वजह से फायदा क्या होता है, हमारी बॉडी में मूवमेंट आ सकता है, हम बड़े आराम से मूव कर सकते हैं, हमारा हाथ मूव कर सकता है ना। जैसे मान लो कि अगर ये मसल स्ट्रेच नहीं हो सकती थी, अगर मान लो कि मसल स्ट्रेच नहीं होती, फिक्स होती, तो हमारा हाथ हमेशा ऐसे ही पोजीशन में बना रहता है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। काफी बार तो हम लोग हाथ इसको सीधा भी कर सकते हैं, है ना। हाथ को हम ऐसे सीधा भी कर सकते हैं। तो जब हम हाथ को सीधा कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में जो मसल्स है उस स्पिंडल शेप की होने की वजह से वो बड़े आराम से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी मतलब बॉडी की जो भी मसल सेल है वो मूवमेंट कर सकते हैं। जब मूवमेंट कर सकते हैं तो हम अपने हाथ पैर कान सब मतलब क्या कहते हैं कि मूव करा सकते हैं। ये तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया? आ गया भैया। ठीक है। अब देखो, ये जो शेप है, 3 शेप, जिसमें सबसे पहला हमने शेप कौन सा पढ़ा कि भैया ये आपका इरेगुलर वाला, है ना। और फिर दूसरा वाला हमने कौन सा पढ़ा भैया, स्फेरिकल पढ़ा। तीसरा वाला हमने कौन सा पढ़ा, स्पिंडल शेप पढ़ा। और कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं कि हमने जब स्पर्म सेल पढ़ा रहे तो तुमको यहाँ इलोंगिनेटेड वाला बता दिया था। लेकिन इलोंगिनेटेड का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो दिया जाता है ना, वो दिया जाता है आपका नर्व सेल। नर्व सेल आपका बना होता है आपका न्यूरॉन्स की वजह से बना होता है ना। न्यूरॉन सेल होते हैं बेसिकली, जो न्यूरॉन्स होते हैं नर्व सेल्स की वजह से बने होते हैं। अगर आप इसको देखोगे तो ये कुछ कुछ इस तरीके से खिंचा हुआ होता है। तो ये जो इतना पार्ट होता है ना, ये आपका कहलाता है सेल बॉडी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सेल बॉडी, है ना। जैसे यहाँ देखो, ये लिख कर आ रहा है, ये यहाँ देखना सेल बॉडी लिख कर आ रहा है, ये जिसको हम लोग सोमा सेल भी बोल देते हैं। तो या तो आप इसको सेल बॉडी बोल दो, या तो आप इसको क्या बोल सकते हो, सोमा सेल भी बोल सकते हो। सिंपल सी बात ये हो गई। अब इसी के अंदर आपका पाया जाता है साइटोप्लाज्म, है ना। जैसे सेल के अंदर आपका वो पाया जाता है मतलब लिक्विडी फ्लैशी पार्ट, तो वैसे ये भी क्या होता है, ये आपका साइटोप्लाज्म होता है। जब ये डेवलप्ड हो रहा होता है तो काफी बार मतलब क्या कहते हैं कि ये कुछ इस तरीके से मतलब ब्रांच बना देता है ना। अगर जैसे ध्यान से देखोगे तो ये आपको ब्रांच ही दिख रही होंगी, ऐसे करके ब्रांच ब्रांच दिख रही होंगी, ब्रांच ब्रांच।
तो इनको बोला जाता है डेंड्राइट्स बोला जाता है। ये क्लास 9th में और अच्छे से बताया जाएगा, है ना। अभी बस केवल ऐसे ही देखो, ठीक है, ये चीज हो गया। और इनमें से एक डेंड्राइट ऐसी हो जाएगी जो ज्यादा ही खिंच जाएगी, देखो ये इतनी ज्यादा जाके खिंच गई, है ना। और जैसे ही ज्यादा खींचेगी तो हम लोग इसको बोल देंगे एक्सॉन। क्या बोल देते हैं इसको? इसको बोल देते हैं एक्सॉन बोल देते हैं। ये हो गया। अब ये खींच के टूट ना जाए तो इसकी वजह से तुम देखो यहाँ मोटा 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 इस तरीके से लगा हुआ है ना, येलो कलर का। इसको बोला जाता है तुम्हारा माइलिन शीथ, है ना। क्या बोला जाता है? माइलिन शीथ, है ना। ये हो गया। तो माइलिन शीथ इसको प्रोटेक्ट करता है ये। और जैसे ही लास्ट में अगर तुम जाओगे तो यहाँ आपको एक टर्मिनल दिख जाएगा, मतलब कि लास्ट एंड दिख जाएगा आपको। मतलब क्या कहते हैं कि वो एक न्यूरॉन का लास्ट एंड दिख जाएगा। यहाँ एक बल्ब टाइप का होता है, ठीक है। वो बल्ब क्या करता है कि वो आपके केमिकल को रिलीज करता है। उसको कुछ और नहीं बोलते, साइनापीज बल्ब बोल देते। क्या बोल देते? साइनैप्स भी बोल देते कुछ लोग, उसको साइनापेज भी बोल देते। ये तो साइनैप्स बल्ब है। यहां से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि कोई भी जो तुम्हारा न्यूरॉन है वो अपने सिग्नल को ए पोजीशन से बी पोजीशन में ट्रांसफर कर देता है। ये अभी अगर जैसे तुम इसको नीचे वाले को देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा। देखो ये कैसे, मतलब है ना, इलेक्ट्रिसिटी का एक तरीके से जो हो ना, जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक नर्व्स जो तुम्हारे गई, है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन जा रही है एक सेल से दूसरे सेल, पहले ये इस वाले ए सेल में थी, फिर बी वाले सेल में आई, फिर सी वाले सेल में आई, फिर डी वाले सेल में आई। तो तुमको देखने में लग रहा होगा कि भैया ये जो आपका नर्व एंडिंग है ये आपके डेंड्राइट, मतलब क्या कहते हैं कि सेल से टच हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आपका टच नहीं करता, है ना। ये आपका टच नहीं करता, इतना याद रखना। क्लास 9 में आपको और अच्छे से पता चलेगा। तो नर्व सेल का बेसिकली कुछ और काम नहीं होता। ये आपकी मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिव करने के लिए विद द हेल्प ऑफ आपका, मतलब क्या कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसको ट्रांसफर करता है। तो मतलब कि इसका कुछ और काम नहीं होता है, मैसेज को रिसीव और सेंड करना है। जैसे कभी भी देखना, तुम अगर अचानक से धोखे से अगर तुम्हारे बगल में अगर मान लो कि एक गर्म बर्तन रखा हो, तुमने ध्यान नहीं दिया, हल्का सा टच हो रहा है, तो बिना ऑटोमेटिक तुम्हें पता चले भी तुम्हारा हाथ फट से उसको पीछे आके, मतलब क्या कहते हैं, फेंक देता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो सेंसरी न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं, जो उस जगह की, मतलब क्या कहते हैं, टच रिसेप्टर है, जिसको टच मतलब छूने से हमारे जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव हो गए। तो वो हाथ से तुरंत सिग्नल गया तुम्हारे, मतलब क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में, और ब्रेन ने बोला कि इसका हाथ हटाओ। अगर इसका हाथ नहीं हटाओगे तो उसका हाथ जल जाएगा। तो वैसे ही ब्रेन ने बोला कि चलो ठीक है, काम कराते। तो फिर वही सिग्नल फिर से आया और हमारे हाथ के जितने भी, मतलब क्या कहते हैं, वो थे मसल्स थे, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमारा हाथ क्या हो गया, खिंच गया। तो इस तरीके से बॉडी हमारी, मतलब क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट हो पाती है। तो ये समय न्यूरॉन हमारा, मतलब क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से काम में आता है। क्लास 9 की जब मैं तुमको चीजें बताऊंगा तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने, चलो ठीक है, वेरी गुड, इलोंगनेटेड या फिर ब्रांच सेल भी पता चल गया। अब देखो एक डिस्क शेप्ड भी होता है। डिस्क शेप मतलब समझते हो कैसा? गोल आकार का। अब ये गोल जैसा गोल नहीं होता। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि भैया ये गोला है, तो आपने भैया आप इसको स्फेरिकल बोल सकते थे, है ना, ये चीज है। तो ये डिस्क शेप का कैसा होता है? जैसे मान लो कि अगर मैं इसको 2D दिखाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का होगा। मतलब कि ऊपर से देखने में आपका गोला गोला ही लगेगा। जैसे ऊपर एल्पेलिवे का टॉफी खाई होगी तो देखना बीच में तुम्हारी गड्ढी गड्ढा सा होता है ना। बीच में कैसा होता है? तुम्हारा गड्ढा सा होता है ये। बाकी मतलब आर पार देखोगे, मतलब कि एक तरीके से देखोगे तो ऊपर से देखोगे तो गोला ही दिखाई देगा। जैसे इसको देखो, है ना। अभी जैसे तुमको दिखाते हैं, ठीक है। अभी ये तो थोड़ा बेकार टाइप का सेल हो रखा है। जैसे ये देखो, है ना, ये देखो सामने से देख रहे हो, बीच में गड्ढा हो रखा है ना ये। तो इसको बोला जाता है डिस्क तरीके का शेप हो रखा है ये जो तुमको सेल को दिखाई दे रहा है, जो उसका डिस्क फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं क्रीसेंट शेप, मतलब कि चांद का शेप लेना। ये जो आपको गड्ढा गड्ढा दिखाई दे रहा है ना, इसका एक मकसद होता है। ये जो आप सेल देख रहे हो ये आरबीसी सेल है, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। इसका काम ये होता है कि इसी में आपका ऑक्सीजन, इसी गड्ढे में ऑक्सीजन को ट्रैप करना है। इसी गड्ढे में आपका, मतलब क्या कहते हैं कि CO2 को ट्रैप करके पूरी बॉडी में लेके जाना होता है। हमारे ब्लड में ये जो आपका ब्लड सेल पाई जा रही है ना, इसका काम यही होता है कि आपका ऑक्सीजन, CO2 जो भी है वो आपका लंग्स तक पहुंचाना, आपके मतलब जितने भी पार्ट्स है वहां तक पहुंचाना होता है। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि ये जो आपका, मतलब क्या कहते हैं कि ये सेल है, ये सेल अगर आपका डिफॉर्म्ड हो जाए, है ना, उसका मतलब क्या कहते हैं कि छेद अच्छे से बना ही नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रीसेंट की शेप में आ गया आपका सेल। तो फिर आपको, मतलब क्या कहते हैं कि आपके हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है ना, ये सारी चीजें कमी होने, इसमें एनीमिया कॉज होने लगता है, ठीक है ये। तो एक आपका, मतलब क्या कहते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम भी होती है ना। ये इस प्रॉब्लम का मैं नाम भूल गया, लेकिन ये जो प्रॉब्लम जो आपकी क्रीसेंट आरबीसी शेप है, ये ज्यादातर आपको, मतलब क्या कहते हैं कि आदिवासियों को देखी जाती है ना। जहाँ, मतलब क्या कहते हैं कि जहाँ ज्यादा अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, ये सारी चीजें नहीं मिल रहा,
तो उनके लिए मतलब क्या कहते हैं ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन इस चीज से रिलेटेड अभी हम लोग इंडिया में काफी रिसर्च भी कर रहे हैं ये। तो अभी देखो, जब हम लोग कभी भी कोई चीज को सोचते हैं ना, तो देखो हमारे कैसे न्यूरॉन एक्टिव होते हैं। ये तो हमने तुमको 2D में दिखा दिया, 3D में थोड़ा बहुत दिखा दिया, लेकिन देखो कि कैसे हमारा ब्रेन जो होता है वो न्यूरॉन की फॉर्मेशन कर रहा होता है। इसको ध्यान से देखो, है ना, ये वाला इस रीजन को देखना, ठीक है। तो तुमको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो बीच में सेल बॉडी दिखाई दे रही है, ये खिंची हुई चीज दिखाई दे रही है, दिख रहा है, ये देखो खिंची खिंची हुई चीज दिखाई दे रही है, ये देखो ना, ये तुम्हारी सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स है, ये उससे टच में हो रखे हैं, ये सारी चीजें। तो ये सब क्या है, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि न्यूरॉन्स ही है एक तरीके से, मतलब क्या है, न्यूरॉन्स है ना ये। और सबसे ज्यादा तुम्हारा कहाँ एक्यूमुलेटेड रहते हैं, तुम्हारे ब्रेन में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कहाँ पाए जाएंगे, तुम्हारे ब्रेन में पाए जाएंगे, है ना ये। तो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका मतलब क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म है, ये आपका डेंड्राइट है, ये आपका एक्सॉन जा रहा है, और यहाँ आपका कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं टर्मिनल होगा। तो इस तरीके से आपका मतलब क्या कहते हैं नर्व सेल होता है। कैसा होता है, नर्व सेल होता है। तो हमने 4-5 कैटेगरी पढ़ ली, जिसमें से सबसे पहली कैटेगरी जो आपकी कैटेगरी थी, उसमें यह था कि भैया इररेगुलर शेप है, कोई शेप है ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोल दिया कि भैया उसमें अमीबा हो गया, है ना, उसमें भैया आपका मतलब क्या कहते हैं कि WBC हो गया, जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी में अगर कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है या फिर अगर मान लो कि कोई भी पैथोजन आ रहा है, तो उससे हमें फाइट करने में मदद करता है। फिर उसके बाद भैया फिर हमने मतलब क्या कहते हैं स्फेरिकल का आंसर पढ़ा। स्फेरिकल में भैया हमने एक्सेल का एग्जांपल ले लिया था, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में काम में आता है, या फिर जिसको नाम से दूसरे नाम से हम लोग क्या बोल देते हैं, ओवम भी बोल देते हैं। फिर भैया हमने मतलब क्या कहते हैं स्पिंडल शेप का हमने पढ़ा। स्पिंडल शेप में हमने भैया क्या कहते हैं मसल सेल की बात कर ली थी। फिर भैया हमने मतलब क्या कहते हैं इलांगनेटेड की बात की, है ना। इलांगनेटेड में भैया हमने मतलब क्या कहते हैं स्पर्म सेल की बात कर ली। उसके साथ साथ भैया मतलब जो सबसे बेस्ट एग्जांपल था वो आपका था न्यूरॉन्स था, जिसको हम लोग दूसरे नाम से क्या बोल देते हैं, नर्व सेल बोल देते हैं, ये हमने पढ़ दिया। और फिर भैया हमने डिस्क शेप में, जिसको दूसरे नाम से आप डिस्क्वाइडल भी बोलते हो, डिस्क्वाइडल शेप में हमने पढ़ दिया भैया आपका RBC, जो आपका रेड ब्लड सेल होता है। तो मेरे को बताओ, ये जितने भी शेप मैंने बताए और उनके जो वर्क बताए और जो उनकी लोकेशन बताई कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ भी आ गया। चलो आ वेरी गया गुड। भैया। नहीं भी अब देखो, अब ये देखो जितने भी ये सेल दिख रहे हैं तुमको, जितने भी मैंने सेल के बारे में अभी तक तुमको बताया, क्या सबका साइज क्या सेम होगा? बिल्कुल नहीं सेम होगा, है ना। क्योंकि सेल के जो साइज है वो आपके वेरी करते हैं, बदलते रहते, मतलब कि एक तरीके से अलग होते हैं, किसी के ज्यादा होंगे किसी के कम होंगे। ज्यादातर सेल कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, मतलब कि आप बिना माइक्रोस्कोप के उनको देख नहीं सकते हो। लेकिन काफी सारे सेल ऐसे भी होते हैं जो कुछ फ्यू सेंटीमीटर पाए भी जा सकते हैं, और अगर सेंटीमीटर में पाए जा रहे हैं, मिलीमीटर में पाए जा रहे हैं, तो हम तो उनको देख सकते हैं। तो फिर भैया ऐसा कौन सा सेल है जो कि हम लोग बड़े आराम से आंखों से देख सकते हैं? तो वो है आपका ऑस्ट्रिच का एग। एग बेसिकली जो होता है वो आपका एक सेल होता है। तो जो आपका ये देख रहे हो ना, ऑस्ट्रिच का एग, ये ऑस्ट्रिच का एक दुनिया का सबसे बड़ा एग होता है, मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा एक मतलब क्या कहते हैं कि सेल होता है। ये हो गया। इसके बगल में देखो जो आपके नॉर्मल हैन एग है ना, ये सब कैसे हो रखे हैं आपके हैन एग, मुर्गियों के एग हो रखे हैं। तो देखो कितने ज्यादा छोटे हो रखे हैं। तो ये भी अगर देखा जाए तो ये भी एक सेल ही है, क्योंकि अभी इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा, इसमें बेबी बन रहा होगा, तो अभी ये एक सेल ही हो रखा है। तो ठीक ऐसे ये भी क्या है, ये भी एक सेल है। तो देखो ये कितना बड़ा सेल है। तो ये क्या है, ऑस्ट्रिच का एग हो रखा है। लगभग लगभग इसका साइज कितना है, 170 mm मल्टीप्लाइड बाय 130 mm। ये है ना, अगर आप इसको 1000 से अगर डिवाइड कर दोगे तो आपका ये सेंटीमीटर में भी आ जाएगा आंसर। चलो भैया समझ लिया, सबसे बड़ा एक ये होता है। तो भैया सबसे छोटा कौन सा होता है? तो जो सबसे छोटा सेल जो होता है वो आपका बैक्टीरिया में पाया जाता है, और एक बैक्टीरिया कैटेगरी एक किंगडम है उसमें पाया जाता है, और उसका नाम है तुम्हारा माइकोप्लाज्मा। बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि भैया ये मतलब क्या कहते हैं कि ये दोनों बराबर ही तो लग रहे हैं, ये नहीं, ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है ना। माइक्रोस्कोप में भी देखा गया, माइक्रोस्कोप में भी बहुत ज्यादा छोटा हो रखा है ना। इसका अगर तुम माइक्रोमीटर में देख रहे हो, ये है ना माइक्रोमीटर, इसको म्यू जब लिखते हैं ना तो ये माइक्रो बोलता है, और ये मीटर मतलब मीटर ही हो गया, तो इसको हम लोग माइक्रोमीटर भी ऐसे बोल सकते हैं। ये दुनिया का सबसे छोटा सेल है ये। कौन सा है? मायोकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। अगर बोले कि कौन सा सेल है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, कौन सा, तो बोलोगे ना तो प्लांट सेल है ना तो एनिमल सेल है, ये एक बैक्टीरियल सेल है, मतलब कि बैक्टीरिया वाला सेल है। तो तुम देख पा रहे हो कैसे सेल का जो साइज है, सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच एग और सबसे छोटा बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा। भैया हमारी बॉडी में बताइए, हमारी बॉडी में सबसे बड़ा कौन सा सेल है? तो हमारी बॉडी में जो मतलब क्या कहते हैं सबसे छोटा सेल जो होता है वो आपका RBC होता है ना।
आरबीसी, वही रेड ब्लड सेल जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, ये चीजें कि जो आपका मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करती है, यहाँ से वहां लेके जाती है लंग से पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी से हार्ट में, इस तरीके से पूरे तरीके से फंक्शन कर पाती है। तो ये सबसे छोटा ब्लड होता है, मतलब सबसे छोटा सेल होता है ये। तो भैया सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा सेल होता है हमारा ओवम सेल। सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? ओवम सेल। वही ओवम सेल एक्सेल जो मतलब क्या कहते हैं कि हमारा बेबी को मतलब बॉर्न कर जाता है विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो फीमेल बॉडी में पाया जाता है। तो सबसे बड़ा जो सेल होता है वो तुम्हारी फीमेल बॉडी का पार्ट का है ये। और अगर बोला जाए कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, सबसे लंबा सेल कौन सा है, तो तुम बोलोगे नर्व सेल, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये नीचे वाला, ये नर्व सेल, जहां से आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होते हुए दिखाई दे रहा है विद द हेल्प ऑफ साइनेप्स से, है ना, ये चीज है। तो अगर देखा जाए तो ये नर्व सेल, एग सेल, रेड ब्लड सेल केवल हम में ही नहीं पाया जाता है। एनिमल के केस में मान लो कि केवल ह्यूमन बीइंग में ही नहीं पाया जाता, ये तुम्हारे एलिफेंट में भी पाया जा सकता है ना, ये तुम्हारे टाइगर में भी पाया जा सकता है, ये सब में पाया जा सकता है। समझ में आ गया? तो अगर तुम इनको देखोगे, तो अगर मैं बोलता हूँ कि नर्व सेल का हमारे बॉडी में काम है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहुंचाना, तो ठीक ऐसे अगर मान लो कि मैं कोई दूसरा एनिमल बोल देता हूँ, एलिफेंट बोल देता हूँ, रैट बोल देता हूँ, या फिर कोई भी बोल देता हूँ, तो उनका भी सेम ही काम है, आपके मैसेज को ट्रांसफर करना। समझ रहे हो ना? आप अगर मैं बोलता हूँ कि यार ऑर्गेनिज्म का अगर साइज अगर बड़ा हो गया तो सेल का फंक्शन भी बड़ा हो जाएगा, साइज भी बड़ा हो जाएगा, नहीं ऐसा फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से होते हैं। जैसे आप बोलोगे अरे भैया ऐसा थोड़ी नहीं है, मैं तो देखता हूँ हाथी बहुत बड़ा होता है, मैं तो छोटा होता हूँ, हाथी के न्यूरॉन्स ज्यादा बड़े होंगे, मेरे छोटे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि मेरे पास अगर एक बाल्टी में मैं बोलता हूँ कि 10 मेरे बॉल आ रही हैं, ठीक है, और मैं तुमको इस बार 100 बॉल देता हूँ, तो क्या तुम वही सेम बाल्टी यूज करोगे? नहीं, तुम थोड़ी बड़ी बाल्टी यूज करोगे, है ना। ये तो बड़ी बाल्टी क्यों बनी? क्योंकि आपकी नंबर ऑफ बॉल बढ़ गई। ठीक ऐसे अगर मैं बोलता हूँ कि किसी भी ह्यूमन बॉडी का शेप अगर बहुत बड़ा है, जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि मैं रौनक से बहुत बड़ा हूँ, तो रौनक से बड़ा हो तो रौनक के जो नर्व है, नर्व सेल है, जो मेरे सेल है, उनका शेप तो सेम है लेकिन नंबर सेम नहीं है। अगर मान लो कि मेरे मेरे बॉडी में अगर नर्व सेल 10 पाए जाते हैं, तो रौनक के उसके केस में 2 पाए जाते हैं। तो इसी वजह से रौनक का जो मतलब क्या कहते हैं कि जो उसका मतलब साइज है मेरे कंपैरिजन में छोटा हो रखा है। तो ये तुमको अभी पता चलेगा जब क्लास 9 में मैं तुमको बताऊंगी कि यार सेल नंबर की वजह से जो बॉडी होती है वो बड़ी दिखती है और वो आपकी मतलब क्या कहते हैं छोटी दिखती है। बाकी उसके अंदर जो सेल होता है, सेल का साइज सेम ही होता है। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो कि बोलता हूँ कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल आपका रैट में और आपका मतलब क्या कहते हैं ह्यूमन बीइंग में सेम ही हो रखा है, सेम साइज का हो रखा है बस। लेकिन रैट ह्यूमन से इस वजह से छोटा है क्योंकि आरबीसी इसके उसमें अगर मान लो कि 10,000 पाई जाती है, तो हमारे उसमें मतलब क्या कहते हैं 1 करोड़ पाई जाती है कि ज्यादा पाई जाती है, तो हमारी बॉडी थोड़ी बड़ी है। ये हो गया। तो ये एक मैटर ऑफ फैक्ट होता है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया? इसमें किसी आ को कोई गया डाउट? भैया। आ गया, चलो वेरी गुड, ठीक है। नहीं अब भैया। देखो, अब देखो हमने जनरली ये चीज पढ़ लिया। अब मन में एक क्यूरियोसिटी होती है कि भैया हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा आपको सेल किस चीज के दिखाई देते हैं? तो हम लोग क्या करने वाले, अब हम लोग देखने वाले पहले एक तो डाइजेस्टिव, अगर सच बात बताई जाए तो सबसे ज्यादा हमारे इसमें मसल सेल ही पाए जाते हैं, है ना, क्योंकि हमारी पूरे बॉडी का काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म करना, मतलब डाइजेशन करना। तो भैया डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशलाइज्ड जो सेल होता है ना, वो बेसिकली किस तरीके का होता है? वो कुछ और नहीं, वो ज्यादातर आपके मसल सेल ही होते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कुछ और नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर जैसे मैं देखो इस वीडियो को दिखाता हूँ आपको, ये मैंने खाना लिया, खाना ये ओसोफेगस से होते हुए बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं कि आपके ये स्टमक में आ गया। स्टमक में आने के बाद ये डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन होने के बाद फिर मतलब क्या कहते हैं इसमें और भी जो भी कंपाउंड मिलने हैं, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ये सारे मिले, फिर आपका देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में है। फिर इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी खाना एब्जॉर्ब होना था वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर जो एब्जॉर्ब होना था, मिनरल एब्जॉर्ब होना था, एब्जॉर्ब हुआ, और फिर ये आपका रेक्टम के थ्रू बाहर चला गया। ये तो ये आपकी पूरी एक फूड की जर्नी थी। लेकिन एक फूड बड़े आराम से मतलब नीचे चला गया, हमें ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी। तो ऐसा क्यों हुआ? वो इसी वजह से हुआ क्योंकि हमारी बॉडी एक मूवमेंट करती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये क्लास 9 में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि हमारा जो मसल सेल है वो बार बार दबता है, वो होता है। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि ये एक सॉस की बोतल है ना, ये सॉस की बोतल में सॉस भरा है लेकिन गिर नहीं रहा, तो तुम क्या करते हो? उसको दबाते हो ना।
जैसे इसको दबाते हो वैसे ही सॉस मतलब क्या कहते हैं बाहर निकल कर आ जाता है। ठीक ऐसे हमारी बॉडी भी है। जब बॉडी में मतलब क्या कहते हैं कि हमारा जो ये कोई भी बॉडी है जब लगातार दबती रहती है, कंप्रेशन मतलब कि लगातार दबना और एक्सपैंड होती रहती है, तो हमारा जो फूड मटेरियल वो आगे जाते रहता है। तो भाई आपका कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो वो तो आपका मसल सेल ही कर पाएगा ना। तो इसी वजह से बोला जाता है कि जो ज्यादातर जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपका सेल काम में आ रहा है वो कैसा हो रहा है, आपका एक मसल सेल हो रहा है। वो मसल सेल जो कि कैसा हो रखा है, थिन शेप का हो रखा है ना, फ्लेक्सिबल है, स्पिंडल शेप का हो रखा है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये देखो ये वाला शेप है, तो ये स्केलेटल मसल है ना, इसको नॉन स्टेरेटेड बोलते, इसको सॉरी इसको स्टेरेटेड बोलते हैं, है ना। फिर आपको पता चलेगा कि यार इसमें तो दोनों चीजें आ रही हैं, है ना, इसमें नॉन स्टेरेटेड हो रखा है। तो ये सारी चीजें जितने भी मसल है, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल मतलब ये मसल जो आपके वहां पाई जाती हैं, आपके हार्ट में पाई जाती है। स्केलेटल मसल वो मसल जो आपके मतलब क्या कहते हैं कि वहां पाई जाएंगी, जो आपकी बोन से अटैच होंगी। स्मूथ मसल बेसिकली कैसी होंगी, जो आपके कंप्रेशन और मतलब कि एक तरीके से आपको कंप्रेस्ड और तुम्हारा एक्सपैंड करने के काम में आएंगी, ये चीज है। तो तुम समझ पा रहे हो कि कैसे इन सेल की मदद से जो आपका फूड का जो मूवमेंट है वो आपका ओसोफेगस से होते हुए स्टमक तक जा रहा है, स्टमक से बड़े आराम से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके आपका बॉडी बड़े आराम से एनस तक से भी पास हो पा रहा है, ये चीज है। तो ऐसा क्या चीजें था, ये सारी चीजें है ना, ये सब कैसे हो पाया, तो ये हमारे सेल की वजह से ही हो पाया। इवन तो अगर मैं बोलूंगा कि अगर जैसे स्टमक है, स्टमक में जैसे हमारा फूड गया तो फूड चर्न हो रहा है, मतलब कि एक तरीके से हमने जो चबाया, चबाने के बाद जो हम चबा पा रहे हैं, हमारे जो माउथ में जो मसल सेल है उसकी वजह से चबा पा रहे हैं। और फिर उसके बाद जब सेल हमारा मतलब क्या कहते हैं कि जब अंदर गया तो अंदर जाने के बाद क्या हुआ, फिर हमारे जो डाइजेस्टिव जूस है जैसे कि HCl हो गया, है ना, पेप्टिक एसिड हो गया, है ना, ये सारे सेल हो गया, तो उन्होंने फूड को क्या करने लगे, डाइजेशन करने लगे। और डाइजेशन ऑफ फूड आपको क्लास 10th में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो अभी से ही आपका जो फाउंडेशन है ना उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जाती है कि आप इसको अच्छे से समझ जाओ कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, ये सारी चीज मूवमेंट क्या होता है, ये है। तो जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे ये देखो, ये आपने क्या किया, फूड लिया, फूड को खा रहे हो, तो ये स्लाइवर के साथ आपने इसको खाया, तो ये देखो बॉडी नीचे गई, बॉडी के अंदर नीचे गया ये बड़े आराम से। तो देखो ओसोफेगस के पास गया, तो तुम देखो ओसोफेगस कैसे दब रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, दब रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। तो इसी को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, देखो ना, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट बोल गया, ये देखो दब रहा है, ऊपर हो रहा है, दब रहा है, नीचे हो रहा है, ये चीज है ना, ये। और फिर उसके बाद यही स्पिंटर मसल्स के थ्रू तुम्हारा मतलब क्या होता है, जो खाना है वो बड़े आराम से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि किसके अंदर आ जाता है, तुम्हारा स्टमक के अंदर आ जाता है। और स्टमक के अंदर क्या पाया जाता है, आपका HCl पाया जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाया जाता है ना, ये चीजें पाया जाता है। और बाद में वही डाइजेस्टिव एंजाइम्स और आपका HCl इस खाने को क्या करता है, डाइजेशन करने के लिए हेल्प करता है। तो ये आपके मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो कि आपके किसी भी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जिसमें हमने शेल शेप, सेल साइज, सेल नंबर एंड डाइजेस्टिव सेल्स, है ना, स्पेशलाइज्ड सेल के बारे में सारे फंक्शन हमने कवर कर लिए। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं, अभी आ गया, नहीं है, समझ आ वेरी गया। गुड।